नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें से कुछ टॉपिकें रह गई थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें हम लोग देखे थे सबसे पहले, इससे पिछले वाले वीडियो में बात करें तो उसमें लास्ट टॉपिक हुआ था कि लोगों के बारे में हम लोग कौन से वैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी लोगों की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द थे उसके बारे में हम लोग देखे हैं। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि जन, विश, ये सब हम लोग देखे हैं और उसके बारे में बहुत अच्छे से लोगों की विशेषता बतलाने वाले शब्द जो हैं उनके बारे में बहुत ही इन डिटेल हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आपका है कि यहाँ पे खामोश प्रहरी और कहानी महापाषाणों की, यानी यहाँ पे महापाषाण क्या कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महापाषाण का सबसे पहले अर्थ क्या होता है उसको हम लोग पहले जानेंगे, इसके बाद इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो महापाषाण का मतलब होता है, महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर। यानी जब बड़े बड़े पत्थरों के रूप में, साक्ष्य के रूप में हम लोग को मिलना शुरू हो गया तो यहाँ पे हम लोग महापाषाण काल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हम लोग आइए इसके बारे में इन डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कब्र के अंतर्गत इसमें बहुत सारे जो भी बातें हैं जो कब्र इससे बनाए जाते थे, ढके जाते थे, तो यहाँ पे महापाषाणों की बात यहाँ पे बहुत अच्छे से की गई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो यहाँ पे महापाषाणों की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं मेगालिथिक। मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथिक मतलब पत्थर। तो वही मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि महापाषाण ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहते हैं जिसका प्रयोग किसी स्तंभ, स्मारक, अन्य निर्माण के लिए भी किया गया हो। यानी यहाँ पे महापाषाणों से, यानी बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े शिलाओं से स्तंभ तो बनाए जाते थे, स्मारक तो बनाए जाते थे, और उसके बाद से अन्य निर्माण के लिए, तो अन्य निर्माण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक स्थलों में ऐसे महापाषाणों को तराश कर तथा एक दूसरे से फंसने वाले हिस्से बनकर बिना सीमेंट या मसालों के निर्माण किए जाते थे। और महापाषाणों का ऐसा प्रयोग अधिकतर पाषाण काल यानी पाषाण युग तथा कुछ हद तक कांस्य युग में भी होता था। यानी महापाषाण की काल की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको कांस्य युग में भी, यानी कांस्य वाले, यानी कांस्य आपको बता दें जहाँ पे टीन और तांबा को मिलाकर बनाया जाता था कांस्य। तो कांस्य से बने धातु का जब प्रयोग होता था तो उस टाइम भी महापाषाणों यानी महापाषाण काल का एक युग हुआ करता था। दूसरे टॉपिक की बात करें तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक आरंभिक सदियों तक प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाणिक संस्कृति के लोगों को समय माना जाता है। यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जब हम लोग 1000 ईसा पूर्व आते हैं और यहाँ पे 0 मान लिया जाता है, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इधर ईस्वी हो जाता है और इधर ईसा पूर्व हो जाता है। यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जब हम ईस्वी की ओर तक आते हैं तो इसको आरंभिक सदियों के रूप में कंसिडर करते हैं। तो प्रायद्वीपीय उच्च भागों में महापाषाणिक संस्कृति के लोगों को समय माना जाता है। इसकी जानकारी हमें बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर कर बनाई गई कब्रों अर्थात महापाषाण से चलता है। यानी इसका समय काल के रूप में लोगों के समय से पता लगाया जाता है, लोगों के बारे में। तो इसको ऐसा बताया जा रहा है कि कब्रों को घेर कर जो बनाया गया था वो महापाषाण काल में ही पता चलता है। यानी एक तरह से स्तंभ तो निर्माण होता ही था। यहाँ पे जो कब्र हुआ करते थे वो चारों तरफ से कब्र को एक आयताकार शेप में बना दिया जाता था और उसके अंदर जो था उसको अंडाकार शेप में बना दिया जाता था ताकि उसको बॉडी को रख करके और उसको अंदर डाल दिया जाता था। नए पाषाण काल के बाद भारत में महापाषाण संस्कृति का विकास हुआ। पत्थर की बड़ी बड़ी कब्रों को महापाषाण काल कहा जाता था। इनमें मनुष्यों को दफनाया जाता था, ठीक है। इसमें आप याद रखिएगा, नौ पाषाण काल की बात हम लोग कब करते हैं, जब पाषाणों को हम लोगों ने अपने सुविधा के अनुसार इतिहासकार जब तीन काल खंडों में बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यहाँ पे नौ पाषाण काल। तो नौ पाषाण काल के आगे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे
महापाषाण काल कहा जाता है उस काल को, और इसमें मनुष्यों को दफन किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, एक तरह से उसको हम लोग कब्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि महापाषाण काल में आंशिक समाधान, समाधान वही मृतक को जहाँ दफनाया जाता है की पद्धति भी प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी एक तरह से यहाँ पे वैसे शव, वैसे मृतक, वैसे बॉडी जिसको वैसे ही छोड़ दिया जाता था ताकि उनको जंगली जानवर खा सकें। प्रमुख समाधान केंद्र थे चिंगलपू, मास्की, ब्रह्मगिरी, आदि चंदलूर और नागार्जुन कोडा। तो ये सब कर्नाटक और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों को यहाँ पे इंगित कर रहा है। ठीक है, ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये भी कर्नाटक वाला क्षेत्र है, ये भी कर्नाटक वाला क्षेत्र है। आदि चंदलूर और नागार्जुन कोंडा ये सब क्या है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। इस काल के लोग प्रायः ढलानों पर रहते थे। यह प्रथा उत्तर पूर्व भारत व कश्मीर के क्षेत्र तथा दक्कन में प्रचलित थी। यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरे भारत में, यानी मान लीजिए यहाँ पे उत्तर पूर्व की बात कर रहा है तो उत्तर पूर्व मान लीजिए ये आपका इंडिया हुआ तो ये वाला उत्तर पूर्व हो गया, और उसके बाद से कश्मीर बोल रहा है तो ये हिस्सा हो ही गया, और उसके बाद से दक्कन क्षेत्र, तो दक्कन क्षेत्र वाला तो ये हुआ, ये वाला क्षेत्र हुआ। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि दक्कन क्षेत्र में भी, कश्मीर वाले क्षेत्र में भी और उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में भी प्रचलित थी। यहाँ मिली कब्रों में लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और पत्थर के गहने भी मिले हैं। यानी एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि महापाषाण काल में लोहे के औजार भी मिले हुए हैं और घोड़े के कंकाल मिले हुए हैं और पत्थर के गहने भी मिले हैं। आगे देखते हैं, इतिहासकारों द्वारा महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के और एक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। यानी एक तरह से 100 ईसा पूर्व तक की बात किया जा रहा है यहाँ पे। महापाषाणीन संस्कृति के लोगों ने दक्षिण भारत यानी ये तमिलनाडु, कर्नाटक वाला हिस्सा, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, नवीन राज्यों के निर्माण तथा सभ्यता के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि लोगों ने दक्षिण भारत में नवीन राज्यों के निर्माण में, नए नए राज्यों के निर्माण में इन्होंने बहुत अच्छे से महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। तो ठीक है, तो ये सब नदियाँ जो थी इनके बेसिन में ये लोग थोड़ा बहुत अपने से जो भी संसाधन हुआ करते थे वहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ मिनरल्स मिलना शुरू हो गए, यहाँ से कुछ खेती होना शुरू किए। उसके बाद मसालों का यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से पौधों के बारे में इनको जानकारी प्राप्त हो गई थी, तो उसकी भी खेती करना कृषि के रूप में ये लोग लाए, और इस तरह से नए नए राज्यों के निर्माण में भी इन लोगों ने बहुत ही सभ्यता का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त कार्नेलियन, मोतियों, लापिस लाजुली, तांबे, कांस्य की वस्तुओं के मिलने से यह संकेत मिलता है कि महापाषाण काल में व्यापार उन्नत स्थिति में था। यानी कार्लेनियन जो एक मोती है उसको मिलने से लापिस लाजुली और तांबे, कांस्य ये सब धातु के नाम हैं, इनके मिलने से ये संकेत मिलता है कि महापाषाण जो काल था वो बहुत ही उन्नति वाला समय था, उस टाइम उन्नत स्थिति में था। और रोमन सिक्कों तथा मृदभांड का मिलना ऐतिहासिक काल के आरंभ की ओर इशारा करता है। यानी एक तरह से हम लोग देखते हैं कि रोमन जब सिक्का मिलता है, मृदभांड मिलता है, तो ये ऐतिहासिक काल, यानी हम लोग और आगे हम लोग और डेवलप की ओर निकल पड़े हैं। ये सब हमें इस पुस्तक के माध्यम से, हमें क्लास 6 के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में हम लोग को मिल रहा है कि कैसे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, कैसे इतिहास के बारे में हम जानें, कैसे इतिहासकार इस चीज़ को खोजने में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाए, जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से। आज हम लोग देखेंगे कि इतिहास के बहुत सारे बुक हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग लिखते हैं और अलग अलग अपना मंतव्य देते हैं।
तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों में कुछ कंट्राडिक्शन भी होती हैं कि हाँ ये बुक सही है, ये बुक सही है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो नवीन पैटर्न पे जो आधारित जो एनसीईआरटी का बुक है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वो जैसा कि वहीं से ही लिया गया है जो आप क्लास 6 में देखते हैं, ये बहुत ही उपयोगी है और इसी को आप लोग बहुत अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और बहुत अच्छे से इसको आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा ये। क्योंकि ये जो एनसीईआरटी जो पैटर्न है ये बहुत ही सिर्फ और सिर्फ आपको रटंतु विद्यार्थी नहीं बनाता है, ये आपको जो बौद्धिक का जो स्तर है ना, यानी जो सोचने समझने का जो स्तर है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। एनसीईआरटी का सबसे बड़ी उद्देश्य यही है कि बच्चों को कैसे सोचने पे इसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए, बच्चों को किताबी कीड़ा ना बनाया जाए। तो इस तरह से ये जो बुक हमें एनसीईआरटी बताती है कि एक दूसरे के साथ लिंक करके हमें पढ़ना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रहना चाहिए। तो इसलिए बच्चों मैं ये बोलूँगा कि यदि आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं या एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, तो आप उसमें ये ध्यान जरूर लगाइए कि फैक्चुअल बातें को हम लोग तो याद करेंगे ही करेंगे, बट फैक्चुअल बातों को थोड़ा साइड करेंगे और जो इसमें जो कंसेप्चुअल बातें हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से बात करेंगे। इसमें अपने बौद्धिक स्तर को थोड़ा ज़्यादा हम लोग डेवलप करेंगे। बौद्धिक यानी अपने सोचने समझने की जो शक्ति है उसको थोड़ा रिलेट करेंगे कि हाँ हम लोग सोचेंगे कि आखिर उस टाइम हम लोग थे तो कैसे अपना जीवन निर्वाह करते होंगे। हमारे पास अभी जो संसाधन है, हमारे पास जितने भी हमें अभी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो अभी हम कैसे उसका यूज कर रहे हैं, और ये जो संसाधन नहीं थे तो उस टाइम हम लोग कैसे जी पाते थे, कैसे हम लोगों को क्या कष्ट नहीं होता था, क्या हम लोगों को कमी नहीं होती थी, क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं होता था, दुख नहीं होता था, हम लोग चिल्लाते नहीं थे, रोते नहीं थे किसी चीज़ की कमी होने से। तो इस चीज़ को हम लोग रिलेट करेंगे उस जो हमारा इतिहास है उससे और वर्तमान से। तो इससे हम लोग को कुछ बौद्धिक स्तर पर सोचने का, विचारने का हम लोग को शक्ति मिलता है और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है तो एनसीईआरटी बुक का। तो इसलिए एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी को पढ़ना। इसमें ये भी हो सकता है कि थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी एक बार में आपको समझ में नहीं आती है। यदि आप एक बार पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चे आदत डालिए, इसमें आप आदत डालिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। इसमें थोड़ा भी कोई भी ऐसी भाषा है जो आपको नहीं समझ में आता है उसको आप समझिए, 1-2 बार उसको रीड कीजिए और रीड करने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ करना क्या है। और जो आपको नहीं समझ में आता है वो तो आपको वीडियो के माध्यम से तो मिल ही रहा है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाइएगा, किसी भी चैनल को देखिएगा आप, तो उसमें बहुत अच्छे से इन डिटेलिंग करते हैं, बहुत अच्छे से शब्द को देखते हैं। तो इसलिए यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ इससे भी आप सीखिए। तो कहीं से भी सीखिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें मेरा ये कहना है कि यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताबी कीड़ा सिर्फ किताबें में ही रटे जा रहे हैं, उससे उठ करके हम लोग नहीं सोच रहे हैं, तो ये गलत बात है बच्चे। इसलिए कि इसमें जो एनसीईआरटी है वो बहुत कुछ हमें सिखाता है और एक अलग ही लेवल पे वहाँ किताब से हट करके जब हम किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की जो भाषा है उसको रह करके हम लोग कुछ अलग ही चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं। तो उसको करना ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक हम लोग बौद्धिक स्तर पे हम लोग नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो हम लोग कभी भी इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप पढ़िएगा एनसीईआरटी, चाहे कोई भी हो, उसको एक बार नहीं समझ में आने वाला है। तो इसलिए ये आप ज़रूर कीजिए कि उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नोट्स का सहारा लीजिए, टीचर का सहारा लीजिए और उस शब्द को जानने की कोशिश कीजिए। और एक बात इसमें कर सकते हैं कि जो शब्द आपको दिक्कत कर रहे हैं उसको आप अंडरलाइन कीजिए या अंडरलाइन मत कीजिए, एक कॉपी में लिखिए कि हाँ ये शब्द हमको चैलेंजिंग लग रहे हैं, इस शब्द को हमको जानना है। तो ये आप कर सकते हैं अपने घर में जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भैया हैं, चाचा हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, दीदी हैं, फुआ हैं, जो भी हैं आपके घर में, उनसे ये क्लियर कर लीजिए। वो बहुत ही ऐसे सरल वे में बता सकते हैं वो सभी, इसलिए कि वे जब वो लोग हैं तो वो भी बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं इस सब चीज़ का। तो इसलिए आपको घर में ही इस जो भी एनसीईआरटी का जो आपको हार्ड लगता है वर्ड, वो आप क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है बच्चे, तो चलिए आगे इस टॉपिक को लेकर के हम लोग बढ़ते हैं। ये हम लोग क्लियर किए कि महापाषाण के अंतर्गत क्या क्या होता था और क्या क्या चीज़ें हमें मिली और इससे हम क्या सीखे। तो इससे हम ये सीखें कि यहाँ पे महापाषाण काल जो है, यहाँ पे इसका बड़े बड़े पत्थरों के रूप में इसका यूज किया गया, स्मारक बनाने में, स्तंभ बनाने में, कब्र बनाने में। इसका प्रयोग कांस्य से ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें देखे हैं कि ये नवपाषाण काल के बाद ही महापाषाण काल आता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग कालक्रम देखते हैं। आइए अब हम लोग नए टॉपिक के रूप में लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। यानी हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ पे एक समाज का जन्म होता है। तो उस समाज में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उस टाइम के लोगों की जो सामाजिक असमानता थी, यानी समाज में असमानता की चर्चा होती है, यानी लोगों के विचार में मतभेद आते हैं, तो उससे सामाजिक असमता दिखती है। तो इस तरह से वहाँ उस टाइम भी लोगों की सामाजिक असमताओं के बारे में पता करते हैं। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में अधिक चीज़ें मिलती है, यानी अलग अलग कब्र में अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही नहीं हो रही होगी। यानी एक तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मतलब जो पुरातत्वविद है वो मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मरने के अर्थ में, यानी सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की ही बात नहीं हो रही है, यानी व्यक्ति का ही साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके, यानी सिर्फ और सिर्फ कब्र में व्यक्ति को ही नहीं दफनाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। यानी 33 सोने के मनके और शंख पाने का मतलब ये होता है कि अलग अलग कब्र में अलग अलग तरह के लोगों को दफनाया जाता था और उनसे संबंधित जो भी चीज़ें होती थी उसको उसके साथ ही वो दफना दिया जाता था। दूसरे कंकालों के पास केवल कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यानी इसका मतलब कि एक कंकाल में व्यक्ति के जो कब्र है उसमें उसका कंकाल मिलने के साथ साथ जो 33 सोने के मनके हैं और शंख है, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस टाइम के जो सामाजिक असमानता थी बिल्कुल थी, क्योंकि सोना उसी के पास हो सकता था जो अमीर होता होगा और मिट्टी के बर्तन उसी को प्राप्त हो, उस मिट्टी का बर्तन जिसके कब्र से प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब होगा। इसलिए कि गरीब के पास सोना नहीं होगा और अमीर के पास मिट्टी के बर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था सामाजिक असमता, बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। यानी कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी। अनुयायी मतलब फॉलोअर, फॉलोअर मतलब जिसको आप फॉलो करते हो। तो आजकल तो सोशल मीडिया के रूप में फॉलो का मतलब कुछ अलग ही हो गया। एक फ्रेंड दूसरे को फॉलो करता है, एक फ्रेंड दूसरे को फॉलो करता है। तो फॉलो करने का मतलब पहले होता था फॉलोअर यानी अनुयायी, अभी भी है उसका अर्थ कि हाँ उनके विचारों को, उनके रहन सहन को, उनके हर चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो जितना फेमस है और वो कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। चाहे समाज में कितना भी गंदगी फैला रहा है, चाहे समाज में कितने भी कुरीतियों को जन्म दे रहा है, तो यदि उसकी प्रसिद्धि उसी से मिली है तो भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ये कितनी गंदी बात है। फॉलोअर का सही अर्थ ये नहीं होता है। फॉलोअर का अर्थ ये होता है कि यदि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं तो उसके किसी न किसी चीज़ से हम बहुत प्रभावित हुए हैं और उस चीज़ को उससे सीखना चाहते हैं, सही अर्थ में सीखना चाहते हैं, ना कि वो हमारे समाज को कुछ गंदी चीज़ें दे रहा है, कुछ गलत चीज़ दे रहा है, कुछ गलत सिखा रहा है, हमारे समाज को कुछ एक तरह से बहुत ही गलत संदेश दे रहा है हमारे समाज में, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम सही मायने में फॉलोअर नहीं हुए। ठीक है, तो पहले के लोग भी जो ऋषि महात्मा होते थे तो उनके भी अनुयायी, उनके शिष्य होते थे कि हमारे शिष्य बहुत अच्छे हैं, हमको ज्ञान देते हैं, तो इन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं,
सोशल मीडिया जब से आई है, तो जब से सोशल मीडिया के रूप में बहुत से हम लोग अपने क्षेत्र में देखते हैं या अभी भी देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में होता है तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको हम लोग फॉलो करने में लग जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा भी हम लोग बौद्धिक स्तर से नहीं सोच पाते हैं कि हमारे समाज को देख क्या रहे हैं। यदि हमारे समाज में सही उनके वजह से यदि हमारा समाज विकसित कर रहा है, हमारा देश, हमारा क्षेत्र, हमारा नगर, हमारा गांव यदि विकसित कर रहा है उनके संदेश देने से, तो निश्चित है कि बहुत ही अच्छे सेलिब्रिटी के रूप में हो सकते हैं। लेकिन हम लोग सेलिब्रिटी हम लोग कुछ अलग ही लेवल पे लेते हैं, चाहे वो समाज को कितना ही गंदा बना दे, चाहे कुछ भी दे दे। तो आप सभी समझ रहे हैं। तो ये अनुयायी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग समाज में जो गलत चीज़ फैला रहे हैं उनको हम फॉलो करें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आप एक अच्छे फॉलोअर बनिए। हम आशा करते हैं कि आप भी जिनको फॉलो करते होंगे वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे और उनसे आप बहुत कुछ सीखते होंगे, ना कि आप गलत चीज़ों को बढ़ावा देने वालों को आप फॉलो करते होंगे। ये मैं आपसे आशा नहीं करता हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि ये चीज़ हम समाज में रहते हैं, तो हम मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य को जब सामाजिक प्राणी बनाया गया है और हम लोग हैं, तो इसका मतलब हमारा कर्तव्य भी बनता है कि समाज को हम अच्छे लेवल से लेकर चलें, जिससे अच्छे समाज का जब परिचय होता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश का विस्तार होता है, हमारे नगर का विस्तार होता है, हमारे आसपास के परिवेश भी हम लोग चेंज करते हैं बहुत अच्छे से। तो हम लोगों पे ही बहुत सारा डिपेंड है कि हम अपने समाज को किस तरह लेकर जाएं। तो कहीं ना कहीं यदि हम अच्छे चीज़ों को पसंद करेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, और हमारा समाज भी अच्छा होगा तो हमारे परिवेश, हमारे नगर, हमारे गांव, मोहल्ला भी अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को बढ़ावा ना दे करके, गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दे करके हम अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे लोगों से सीखें। फॉलो कर रहे हैं तो उनसे कुछ सीखें, इसका मतलब यही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, यानी क्या कब्रगाहें जो थी खास परिवार, स्पेशल परिवार के लिए ही थी। तो आइए देखते हैं। कई बार महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये प्रदर्शित करते हैं कि हो सकता है कि शायद एक ही परिवार के लोगों की एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया होगा। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, यानी महापाषाण में हम देखते हैं कि एक से अधिक यहाँ पे कंकाल मिले हुए हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक ही परिवार के व्यक्ति को एक ही जगह पर दफनाया गया होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि किसी परिवार में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, इंतकाल हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ले जा कर के कब्र में डालते हैं, उनको दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं। तो उसके बाद से वो क्या होता है कि उसके बाद से बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद फिर से उनके घर में वृद्ध व्यक्ति होते हैं, तो फिर वो डेथ करते हैं। तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसे चिन्ह बना देते हैं जिससे पता लग जाए कि हाँ, ये हम लोग का ही, यहाँ के हमारे जो वंशज है, यहीं पे उनको दफनाया गया है। तो इसलिए वहाँ पे फिर उनको क्या करते हैं, जब किसी की डेथ होती है तो फिर ले जा कर के वहीं पे वो लोग दफनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक ही जगह पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। ऐसे स्थान पर पत्थर या चट्टान चिन्हों को यहाँ पर रख दिया जाता था और वो चिन्ह का काम करते थे, यानी एक तरह से निशानी बन जाता था। उसके बाद से जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने पुनः आ सकते थे, यानी फिर से यदि किसी की डेथ हुई बाद में तो उसको फिर वहीं पे दफनाया जा सकते हैं। आप लोग देखे होंगे क्रिश्चियन ईसाई में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह का कब्र होता है। ठीक है, इस तरह का कब्र होता है और यहाँ पे इस तरह का, और ऐसे यहाँ पे देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे इस तरह का जो होता है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है या आप लोग एक्चुअली में देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम और डेथ करने का जो डेट होता है वो, और उसके बाद से इससे संबंधित यहाँ पे कुछ ऐसे मार्क्स दिए जाते हैं जिससे पता चलता है। हम लोग देखते हैं RH37, ये एक साक्ष्य मिलता है हमें इतिहास में, RH37। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पे RH37 लिखा होगा। ठीक है, तो एक तरह से निशान के तौर पे
ये कर दिया जाता था, बना दिया जाता था, ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे हमारे ही वंशज क्या है, दफनाए गए हैं। उसके बाद से देखते हैं कि इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र तथा इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ठीक है, इनाम गांव एक था जो महाराष्ट्र के पश्चिमी वाले क्षेत्र में बोल सकते हैं, या ऐसे बोले महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनाम गांव महाराष्ट्र यानी पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा का कृषि प्रधान देश था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि प्रधान जो गांव था वो था इमाम गांव। ये पुरातात्विक स्थल भी है, यहाँ पे बहुत से साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। विशेष प्रकार के कब्र का साक्ष्य मिलता है। वयस्कों को दफनाया जाता था तथा उत्तर की ओर सिर को कर दिया जाता था। यानी दफनाया जाता था तो उसको आदमी को लिटा दिया जाता था और उसका सिर ध्यान रखा जाता था कि उत्तर की ओर हो। ठीक है, उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि फसल के रूप में देखते हैं तो गेहूँ, बाजरा, दलहन, तिल और जौ के अवशेष भी यहाँ पे मिले हुए हैं। तो इसका मतलब कि एक तो कृषि तो करते ही थे। उसके बाद से जानवर की बात करें तो काला हिरण, घोड़ा, कुत्ता, भैंस, बकरी, गाय, सांभर, नेवला, खरगोश, बारहसिंगा, इस सभी का कंकाल यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि पंछियों की बात करें तो यहाँ पे चिड़िया और वहाँ पे कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब जीव जंतु मिले हुए हैं। यहाँ पे केकड़ा, मछली, ये सब इनका अवशेष भी मिला हुआ है। जानवरों के हड्डियों पर कटने के निशान मिले हैं। तो जानवरों के जो हड्डी थे उस पर कटने का निशान मिला है। इसका मतलब इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कभी ना कभी शिकारी जो थे शिकार करने के उद्देश्य से इन पे कुछ चोट पहुँचाए होंगे। तो इसका मतलब क्या मिलता है कि इसका मतलब अनुमान हम लोग ये लगाते हैं कि पहले उस टाइम लोग शिकार करते थे। तो शिकारी के रूप में हम लोग देखते हैं आंवला, खजूर, बेर, जामुन आदि फलों के अवशेष मिले हुए। यानी यहाँ पे फलों का भी हम लोग अवशेष देखते हैं, फलों का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। उसके बाद से मुख्य पेशा क्या था? कृषि था, बिल्कुल था। जानवर का पालन मांस और दूध की प्राप्ति के लिए किया जाता था। जानवर को पाला जाता था किस लिए? मांस और दूध की प्राप्ति करने के लिए, और मांस प्राप्ति के लिए ये लोग शिकार भी करते थे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे काला हिरण, घोड़ा, कुत्ता, भैंस, यानी ये कंकाल का कैसे अध्ययन करते थे कि ये इस चीज़ का कंकाल है, ये इस चीज़ का कंकाल है। ठीक है, तो कंकाल का अध्ययन करने का एक उपाय है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पुरातत्वविद जो होते थे वो करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती थी कि इसमें स्त्री पुरुष को कैसे पहचाना जाए, इसलिए कि बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है, तो कैसे हम लिंग निर्धारण कर पाएंगे। तो उसमें इस चीज़ को इंडिकेट किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को जन्म देती हैं, तो बच्चे को जन्म देने के अर्थ में उनका जो कुल्हा होता है, यानी कमर जो होता है, कमर के जो निचले साइड जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, तो चौड़ा यदि कंकाल में पाया जाए तो इसका मतलब क्या है? वो महिला है, यानी स्त्री का कंकाल है। ठीक है, और यदि पुरुष का यदि कंकाल मिल रहा है, यदि वो चौड़ा नहीं है उसके अपेक्षाकृत, तो क्या है? पुरुष है। तो इस तरह से वहाँ पे कंकाल का अध्ययन किया जाता था। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, यदि बच्चे का कंकाल के रूप में हम लोग देखेंगे तो छोटा होगा, तो उससे पता चल जाता था कि हाँ छोटे बच्चे हैं। और यदि बड़े हैं तो उसमें लिंग निर्धारण कैसे हो, तो ये इस प्रक्रिया को करके वो लोग अध्ययन करते थे। तो ये आपका पाठ्य पुस्तक चैप्टर नंबर 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र, ये आपका समाप्त होता है। तो इसको बहुत ही अच्छे से कंसेप्चुअल आप लोग सीखें और इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें। तो इसको आप 1 से 2 बार 3 बार पढ़िए, नोट्स आपके साथ तो हो ही जाता है और ये आपके लिए ये नोट्स ही है, तो इसलिए इसको आप लिख भी लीजिए और इसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए, एक दूसरे के साथ रिलेट कीजिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, पहले क्या होता था, अब क्या चल रहा है,
ये सारा चीज़ कैसे कैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हम लोग एक वक्त था कि हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे हैं, पाषाण काल से भी हम लोग देखें, उससे पहले देखें तो एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे, अखेट थे, भोजन की तलाश में जाते थे इधर उधर। शिकारी जो थे वो शिकार करते थे। तो उससे धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग कृषि भी कर रहे हैं, अब धीरे धीरे अपना कब्र भी बनाने लग गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद से आएगा जनपद, महाजनपद। ठीक है, तो जनपद और महाजनपद के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, तो इसलिए उस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। आप लोग का उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उससे आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। उसमें 6 क्लास के अलावे आप उससे बड़े क्लासों में जो महाजनपद के बारे में सिखाया गया है वो भी उसमें आपको मिलेगा। तो इसलिए उसमें 6 क्लास से लेकर के उसमें जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वहाँ तक की जो बातें हैं उसमें कवर किया गया है। तो इसलिए उसमें आप जनपद, महाजनपद के बारे में अच्छे से उसमें देख सकते हैं। उसके बाद से महाजनपद के बाद मगध उसमें देखेंगे कि जो मगध महाजनपद 16वां महाजनपद में मगध क्या होता है, बहुत ही फेमस होता है। और मगध से हम लोग देखते हैं हर्यक वंश, और उसके बाद से शिशुनाग वंश और नंद वंश, तो उसकी भी चर्चा किया गया है। हालांकि आपकी पाठ्य पुस्तक में थोड़ा ही किया गया है, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए उसको भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद से मगध में हो गया, उसके बाद से नंद वंश हो गया। नंद वंश के बाद से आपको धीरे धीरे ये चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। और मौर्य साम्राज्य का जब उदय होता है तो धीरे धीरे आप लोग देखेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में भी आप लोग को पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, तो हम लोग वहाँ से क्लियर करेंगे। क्लास नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 4 ये चैप्टर हो गया, 5वां चैप्टर आप लोग वहाँ से क्लियर कीजिएगा, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर, ऐसे करके। उसके बाद से इससे जब आप लोग अलग होइएगा, जब इस चीज़ को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद से हम लोग मिलेंगे क्लास 6 के जो महाजनपद और अशोक के बारे में जब आप लोग सीख लीजिएगा तो उसके बाद से जो चैप्टर हैं उसमें हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को अभी यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और ड्रॉप करके आप लोग महाजनपद और ये अशोक के बारे में बहुत अच्छे से इन डिटेल, मौर्य के बारे में अच्छे से इन डिटेल आप लोग देख लीजिए उस वीडियो को। और उसके बाद से तब तक हम NCERT का ही पैटर्न चलेगा, लेकिन उसमें हम लोग क्लास को थोड़ा चेंज करेंगे कि 7 क्लास आ सकता है, या 8 क्लास आ सकता है, या 9, 10, 11, 12 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए जब तक उसको देखते रहिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक डाल दूंगा कि आपको क्या क्या देखना है, कब सबसे पहले क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।